Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं फराह खान। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन यानी आसियान के 10 नेताओं की गणतंत्र दिवस समारोह में मौजूदगी बताती है कि मोदी सरकार इन देशों को कितना महत्व दे रही है। आसियान में 10 का दम दिखाने के पीछे एक सोची समझी विदेश नीति है। दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र में चीन की ताकत पर हमारे प्रधानमंत्री 10 देशों के मिलाप को भारी बनाने के प्लान पर काम कर रहे हैं। यानी मोदी का ये 10 तंत्र चीन पर भारी पड़ने वाला है। The Prime Minister, Mr. Narendra Modi. दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 देशों के नेताओं का एक-एक कर हाथ थाम रहे थे और दुनिया दक्षिण पूर्वी एशिया में भारत के बढ़ते कद को महसूस कर रही थी। 10 देशों के प्रमुख देखने तो भारतीय गणतंत्र का शक्ति प्रदर्शन आए थे, लेकिन विदेश नीति के गहरे मायने ये रहे कि ये नरेंद्र मोदी की कूटनीति भी शक्ति प्रदर्शन बन गया। 69वें गणतंत्र दिवस के लिए राजपथ पर 10 देशों के प्रमुख मुख्य अतिथि बनकर पहुंचे। आसियान सम्मेलन तो 25 जनवरी को ही शुरू हो गया था। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने आसियान देशों की एकता के प्रतीक के तौर पर एक डाक टिकट भी जारी किया। We have also joined release a set of commemorative stamps to celebrate our common heritage. आसियान देशों के प्रमुखों की यात्रा को भारत में साझा संस्कृति और साझा लक्ष्य का नाम दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने संस्कृति को विदेश नीति की बुनियाद बना दिया। इस कड़ी में कुछ इस्लामी देशों को भी जोड़ने में कामयाबी मिली, जहां भारत की संस्कृति, सभ्यता और मान्यता को पूरा सम्मान दिया जाता है। उन्होंने कल्चरल सॉफ्ट पावर को फिर से पुनर्जीवित किया है। भगवान राम, रामायण या भारत की सांस्कृतिक विरासत जो कि मध्य युग से पहले दुनिया के विभिन्न देशों में गई थी। मैं उदाहरण के लिए कहता हूँ, दक्षिण कोरिया में लाखों लोग अपने आप को भगवान राम का वंशज मानते हैं। आसियान देशों में ज्यादातर देश रामायण और बौद्ध धर्म की साझा संस्कृति के जरिए भारत से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी संस्कृति को मेल मिलाप की बुनियाद बना दिया। आसियान देशों में इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम आबादी वाले देश भी हैं, जहां आज भी राम और रामायण को पूरा सम्मान दिया जाता है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने रिश्तों में साझा विरासत को खासा महत्व दिया है। नरेंद्र मोदी जी ने इमीडिएट पास्ट और पास्ट के बीच अंतर किया। इमीडिएट पास्ट जो हमारा है उसमें कई तरह के विवाद हुए हैं, विसंगतियां आई हैं, लेकिन जो सांस्कृतिक विरासत, जो भारत की संस्कृति की वास्तव में विरासत है, जो हमारे पूर्वजों ने दिया है, जो बौद्धिक है और सांस्कृतिक दोनों है, उन बौद्धिक विरासत को हमारे पूर्वजों ने दुनिया के देशों में फैलाया, जिसके कारण भारत के प्रति सद्भाव, भारत की संस्कृति के प्रति एक लगाव और उसके कारण जो भावनात्मक एकता बनी, उसको पुनर्जागृत करने का काम आज़ादी के बाद कभी हुआ ही नहीं। कूटनीति में एक चाल के कई मायने होते हैं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साझा संस्कृति के नाम पर 10 देशों से संबंध मजबूत कर रहे थे, समुद्री सहयोग के समझौते कर रहे थे और उधर बीजिंग में इन समझौतों से बेचैनी बढ़ रही थी। इसलिए चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में प्रकाशित एक लेख में कहा गया है कि भारत के भौगोलिक राजनीतिक झूठ चीन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन बीजिंग ने आसियान सम्मेलन पर कहा कि इससे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास कायम करने में मदद मिलेगी। हमें उम्मीद है कि सभी देश क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास के लिए मिलकर काम कर सकेंगे। हम सभी इस संबंध में सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं। आसियान देशों के साथ भारत का दोस्ताना और सहयोग संबंध बनाना सही है। आसियान नेताओं की भारत की मेजबानी के संबंध में मीडिया में आई चीन विरोधी रिपोर्ट की हम निंदा करते हैं।
दरअसल चीन इन देशों से संबंध बढ़ाने पर कोई कठोर प्रतिक्रिया जाहिर करने से बच रहा है, लेकिन इन संबंधों के मायने उसे खूब समझ आ रहे हैं। आसियान से संबंध बढ़ाने का मकसद भारत का हिंद प्रशांत क्षेत्र में दबदबा बनाना है। यहाँ दक्षिण चीन सागर में चीन अवैध कब्जा जमाने में जुटा है। इसलिए आसियान के 10 देशों थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और ब्रुनेई को साथ मिलाकर भारत दक्षिण चीन सागर में अपना दबदबा कायम करना चाहता है। इन देशों के साथ व्यापारिक समझौते करके भारत चीन पर हावी हो सकता है। चाइना ने ये किया कि वो 6 डॉट वाला लाइन लगा करके करीब करीब साउथ चाइना सी का 90% उन्होंने अपने लिए कर लिया है। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के बिल्कुल खिलाफ है। हकीकत है कि आसियान संगठन उस वक्त बना था जब वियतनाम युद्ध में अमेरिका की हार के बाद चीन के विस्तार को रोकने की जरूरत महसूस की गई। एक बार फिर चीन दक्षिण चीन सागर में युद्ध के हालात बना रहा है। चीन के खिलाफ डोकलाम में भारत ने जो रणनीति अपनाई, उससे भी इन देशों को यकीन हो चला है कि चीन का मुकाबला करने के लिए क्षेत्र में उनका कोई बड़ा भाई बन सकता है, तो वो है भारत। अभी आप भूटान का केस लीजिए, डोकलाम का केस, अभी आपको याद होगा डोकलाम में क्या हुआ सबको पता है। पर सबसे बड़ी बात क्या है, भूटान के दिल में हमने विश्वास दिलाया कि हम आपके साथ, जो हमने आपकी पॉलिसी बनाई, जो नीति बनाई, जो प्रोविजन करे, जो एग्रीमेंट करे, हम अडिग खड़े रहेंगे, चाहे वो चाइना के साथ ही प्रतिद्वंद क्यों ना हो। इसी मकसद से आसियान देश और भारत करीब आ रहे हैं। इन देशों के करीब आने से चीन को व्यापारिक नुकसान भी हो सकता है। दरअसल आसियान देशों में फिलहाल चीन का निवेश भारत की तुलना में 10 गुना ज्यादा है। चीन के साथ आसियान देशों का कुल व्यापार भारत की तुलना में 6 गुना अधिक है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश है कि इन देशों के साथ भारत का व्यापार बढ़ाकर चीन को आर्थिक और सामरिक दोनों मोर्चों पर झटका दिया जाए। We are seeing India as a big brother in the region. We are looking at India with its power of a young population. We are looking at it as an economic power within the years to come. And as ASEAN is growing, we would like to have greater collaboration and a balanced situation between India and China and ASEAN. मतलब साफ है कि सांस्कृतिक विरासत इन 10 देशों को जोड़ने के लिए चुंबक का काम कर रही है और व्यापारिक जरूरत दुनिया की सबसे तेज उभरती महाशक्ति भारत के साथ जुड़ने को मजबूर कर रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री की यह पॉलिसी चीन को दोहरी मार मारने वाली है। दक्षिण चीन सागर में चीन ने पहले नकली टापू तैयार किए और अब उन पर सैन्य ठिकाने बना रहा है। चीन के इस कदम से दक्षिण चीन सागर से सटे आसियान के कई देश खतरा महसूस करने लगे हैं। ऐसे में भारत से इन देशों को बड़ी उम्मीद है। दक्षिण चीन सागर को अगर आप नक्शे पर देखें तो पता चलेगा कि ये समंदर कई आसियान देशों से घिरा हुआ है। इनमें ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे देश शामिल हैं। साल 1947 में चीन ने एक नक्शे को आधार बनाकर दक्षिण चीन सागर के पूरे इलाके को अपने देश की सीमाओं में शामिल कर लिया था, जबकि वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया और ब्रुनेई जैसे आसियान देश चीन के इस दावे को खारिज करते हैं। चीन ने अपना दावा मजबूत करने के लिए दक्षिण चीन सागर में बीते 3 साल में बहुत बड़ा टापू बना लिया है। चीन ने समंदर में चट्टान के ऊपर अपने जहाजों से कंक्रीट डालकर स्ट्रैपली टापू तैयार कर लिया है। इस टापू पर चीन ने बंदरगाह, सैन्य अड्डे, एयरपोर्ट और कई इमारतें खड़ी कर ली हैं। आसियान देश चीन के बढ़ते कदम से चिंता में है, क्योंकि ताकतवर चीन इन सभी छोटे देशों को दबाकर पूरे समंदर को हथिया लेना चाहता है। इसके अलावा दक्षिण चीन सागर में तेल और गैस का अकूत भंडार है। चीन इस पर भी कब्जा जमाना चाह रहा है। दक्षिण चीन सागर में 11 बिलियन बैरल कच्चा तेल होने का अनुमान है। इसके अलावा 190 ट्रिलियन फीट नेचुरल गैस भी हो सकती है और दुनिया भर की 10% मछली भी यही है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये कि इस रास्ते से दुनिया भर का 30% समुद्री व्यापार होता है।
भारत और आसियान देशों के एक साथ आने से दोनों पक्षों को फायदा दिख रहा है। चीन से डरे हुए कुछ आसियान सदस्य देश उससे निपटने के लिए भारत को आगे लेकर आना चाहते हैं। ये सभी देश इस समंदर पर अपना दावा जताते हैं। काफी दिनों से चीन की दादागिरी सह रहे आसियान देशों को अब भारत की मदद से दक्षिण चीन सागर पर अपना हक पाने की उम्मीद बढ़ी है। हम आसियान देशों का जो क्लेम है उसका समर्थन कर रहे हैं। उसका ये मतलब कि हम इंटरनेशनल लॉ को समर्थन कर रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उस पर। और आशा है कि जब चीन देखा कि करीब के सारी दुनिया उसके खिलाफ है इसमें, सिवाय नॉर्थ कोरिया और शायद पाकिस्तान को छोड़कर, तब वो शायद समझ जाए। भारत दक्षिण चीन सागर में चीन के दबदबे को तोड़ना चाहता है। साथ ही आसियान देशों के साथ रिश्ते मजबूत करके दक्षिण चीन सागर में मौजूद तेल और गैस के भंडार का फायदा भी लेना चाहता है। भारत की ये कोशिश वियतनाम में कामयाब भी हो चुकी है। वियतनाम भारत को दक्षिण चीन सागर में तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में निवेश के लिए न्योता दे चुका है। आसियान देशों के समारोह में वियतनाम के प्रधानमंत्री न्युयेन शान फूक पहली बार भारत आए। वियतनाम चीन के खिलाफ भारत का महत्वपूर्ण सहयोगी है। 2016-17 में भारत ने 38,000 करोड़ का कारोबार किया था। भारत चाहता है कि वियतनाम के हिस्से वाले दक्षिण चीन सागर में तेल और गैस निकाला जाए, लेकिन चीन ने इस पर विरोध जता दिया है। चीन बेशक विरोध करे, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम जारी रखेंगे। हमने लाइसेंस मिला है वियतनाम से, उनकी वो इकोनॉमिक जोन है उनका, हम करेंगे वहाँ, उनकी अनुमति लेकर कर रहे हैं हम लोग। चीन के पास विकल्प दो ही होंगे, या तो चुपचाप हमें बातचीत करके हटाएं वहाँ से जो हम नहीं हटेंगे, या अपनी नौसेना भेज लगा के वहाँ पर हटाएं। दक्षिण चीन सागर के जरिए हर साल खरबों डॉलर का व्यापार होता है। इसका फायदा उठाने के लिए आसियान देश संयुक्त राष्ट्र के नियमों का हवाला देते हैं। संयुक्त राष्ट्र के नियमों के मुताबिक किसी भी देश के तट से 200 नॉटिकल मील तक उसकी सीमा मानी जाती है, जिसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। इसके सभी प्राकृतिक संसाधनों पर उसी देश का हक होता है, लेकिन चीन संयुक्त राष्ट्र के इन दावों को नकारता आया है। जो उसका 90% वो उन्होंने कब्जा कर रखा है, घेर रखा है। 6 डॉट लाइन जो ऐसे 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 करके जाता है, और वो साउथ चाइना सी जो है उसमें साधन बहुत है, रिसोर्सेज बहुत हैं, और चीन को कुछ ऐसे रिसोर्स हैं जिसके अत्यंत आवश्यकता है। चीन की बढ़ती ताकत के आगे आसियान देश लाचार है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि इलाके की दूसरी सबसे बड़ी ताकत भारत दक्षिण चीन सागर में संतुलन कायम कर सकता है, और आने वाले वक्त में ये भारत और आसियान दोनों के लिए फायदे का सौदा हो सकता है। विवेक गुप्ता इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं। मुंबई के नायर अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। एमआरआई मशीन में फंसकर एक लड़की की मौत हो गई। 32 साल के राजेश मारू अपने रिश्तेदार का एमआरआई करवाने के लिए अस्पताल गए थे। आरोप है कि अस्पताल के वार्ड बॉय ने राजेश से ऑक्सीजन सिलेंडर एमआरआई रूम में ले जाने को कहा, जिसके बाद जैसे ही राजेश अंदर घुसे, एमआरआई मशीन ने उन्हें सिलेंडर समेत अंदर खींच लिया, जिससे उनकी मौत हो गई। पीड़ित परिवार ने जिम्मेदार वार्ड बॉय और टेक्नीशियन को कड़ी सजा की मांग की है। एमआरआई का मेन डोर रहता है ना, वो खोला ना तो पूरा मैग्नेटिक ने ना डायरेक्टली वो बाटले के साथ वो जो ऑफ हो गया है ना, वो उसको डायरेक्ट खींच लिया, और उनका फिंगर्स वगैरह सब वो अटक गया है वहाँ पे। जैसे वो साला मशीन के पहले पहुंचा ना, उस पर ब्लास्ट कुछ हुआ ऐसा, और पूरा जितना ऑक्सीजन था ना पूरा शरीर में फैल गया। इसके मशीन निकाला तो बाद में लेके आया ना, तो वो बोला कि अभी थोड़ा 15-20 मिनट के बाद केस गया, बोलता है नहीं, बोलता बचे गया। और विवेक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। विवेक, अक्सर जब भी हम लोग एमआरआई करवाने जाते हैं तो छोटी मोटी चीजें जो होती हैं वो भी उतरवा ली जाती हैं। ऐसे में जो राजेश है उनको लोहे का भारी भरकम सिलेंडर लेके एमआरआई रूम में घुसने को कहा, तो ये यकीनन जो प्रशासन है, जो अस्पताल प्रशासन है, उसकी बड़ी लापरवाही सामने आई है। उनका क्या कहना है इस घटना पर?
हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए बड़ी लापरवाही है कि ताकि जो नायर हॉस्पिटल है वो मुंबई के बड़े सरकारी अस्पतालों में से एक आता है, उसमें उस अस्पताल में ऐसी घटना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहे हैं। क्योंकि जो राजेश मारू जो पीड़ित है वो महज 32 साल का था, उससे इस बात की इजाजत किसने दी कि लोहे का जो सिलेंडर, जो स्टील का सिलेंडर है, ऑक्सीजन सिलेंडर, उसको लेकर एमआरआई मशीन के आसपास भी जाने जाए। हालांकि जब इस पे पीड़ित परिवार ने साफ तौर पे कहा था कि एमआरआई में कोई भी स्टील की चीजें नहीं ले जा सकती, उस पर जो वार्ड बॉय है जो एमआरआई सेंटर के बाहर था वो बोले कि मशीन बंद है और अभी आप सिलेंडर ले जा सकते हैं। तो बड़ी लापरवाही सामने नजर आई है। और जैसे ही राजेश मारू सिलेंडर लेकर एमआरआई मशीन के पास पहुंचता है, एमआरआई मशीन से मेटल को डिटेक्ट करते पूरी तरह से सख्त कर लेती है, जिसमें जो पीड़ित है सिलेंडर के साथ ही अंदर फंस जाता है और फंसने के बाद जो ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर फंस जाता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पूरी तरह फूल जाती है और मौके पे ही उसकी मौत हो जाती है। अब इस पूरे मामले में पीड़ित परिवार चाहता है कि जो अस्पताल है और अस्पताल के कर्मचारी हैं उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जाए और जांच की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका। आशीष सिंह बड़ी खबर दे रहे हैं। महाराष्ट्र के कल्याण में फिल्म पद्मावत के शो के दौरान अज्ञात लोगों ने सिनेमाघर में पेट्रोल बम फेंके, जिससे कई लोग सहम गए। पुलिस के मुताबिक पद्मावत का रात का 9:15 बजे का शो खत्म होने वाला था। उसी वक्त मोटरसाइकिल सवार लोगों ने सिनेमाघर के बाहर पेट्रोल बम फेंके। पुलिस ने मौके से 3 जिंदा बम भी बरामद किए हैं। किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले अस्पताल में डीजे की धुन पर डॉक्टर जमकर ठुमके लगाते हुए नजर आए और मरीज इस शोर शराबे से परेशान होते रहे। आरोप है कि डॉक्टरों ने जिला अस्पताल में लाइसेंस जोन नियम की धज्जियां उड़ाई। जब कुछ मरीज इसकी शिकायत को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचे तो उन्हें डांट कर वापस भेज दिया गया। इस दौरान बिना रोक टोक दोपहर तक डीजे पर डांस होता रहा। इसके बाद होशंगाबाद के सीएमएचओ से पूछा गया तो वो डॉक्टरों से बातचीत करने की बात कहकर पल्ला झाड़ते रहे। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह अस्पताल में डीजे की आवाज पर डॉक्टर ये नाचते हुए नजर आ रहे हैं और जिससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन जब इसकी शिकायत की गई उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो वीडियो वायरल हुआ है वो मैंने तो देखा नहीं वीडियो को। मैं देखूंगा इस मामले में कि मरीज कौन से परेशान हुए हैं। मेरे पास इस तरह कोई फीडबैक आया नहीं। यहाँ पर तो कोई शोर शराबा होना ही नहीं चाहिए। ये परिषद में तो हर प्रकार के पेशेंट रहते हैं, यहाँ सबको प्रॉब्लम होती है। उत्कर्ष चतुर्वेदी बड़ी खबर दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कासगंज में हिंसा के आरोप में अब तक 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा तनाव के बाद आज रात 10 बजे तक इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। प्रशासन ने एहतियातन जिले की सभी सीमाओं को सील कर दिया है। कासगंज आने जाने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और दूसरी तरफ मुरादाबाद में लोगों ने कैंडल मार्च भी निकाला और चंदन के हत्यारों को पकड़ने की मांग की। चंदन की भड़की हिंसा में गोली लगने से मौत हो गई थी। छिटपुट जगह पे आगजनी का प्रयास किया। आउटस्कर्ट्स पे 1-2 बाहर के खोखे थे जिनको जलाने का प्रयास किया। पुलिस ने उपद्रवियों को जरूर खदेड़ा है, खदेड़ करके कुछ लोगों को पकड़ा भी है जो लोग इस तरह की आगजनी में लिप्त थे। कोशिश पूरी कर रहे हैं कि कासगंज को हम लोग अच्छी तरीके से शांत करें। कुछ लोग आइडेंटिफाई हो गए हैं, बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। लगभग 50 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। तो वहीं यूपी के मथुरा में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ बरसाना थाने क्षेत्र के इलाके में हुई। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हुआ है, जबकि उसका साथी मौके से भागने में कामयाब रहा। पकड़ा गया बदमाश अनवर 50,000 रुपए का इनामी बदमाश है, जिस पर लूट, डकैती और हत्या के कई मामले चल रहे हैं। 15,000 का इनामी अपराधी जो डकैती के मुकदमे में वांछित था, जब पकड़ने के प्रयास के दौरान इसने प्रतिरोध किया और पुलिस के ऊपर फायर किया। फिर जवाबी फायर में पुलिस ने इसको घायल किया।